हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 100 प्रश्न पढ़ रहे थे सामान्य अध्ययन के, और उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चनों को पढ़ लिया था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम लोग जो लोग आज पहले बार वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बताते हैं कि हमने ये लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के चारों ऑप्शनों का हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया से एकदम डिटेल समझते हैं और पढ़ते हैं दोस्तों। और जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं दोस्तों, वो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए रहते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ से लिए जाते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ पर लिखा गया है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सभी। इस प्रश्न को हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल से, लेकिन इससे पहले और कुछ प्रश्न हैं, उनको पहले हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, हमारा 35 नंबर तक प्रश्न हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग 36 नंबर वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए, 36 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब पहले हम जानते हैं आग्नेय चट्टान होता क्या है। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहले इसको समझिए। एक होता हमारा क्या, आग्नेय होता है, एक होता है आग्नेय, और दूसरा होता है अवसादी, और तीसरा हमारा क्या होता है, रूपांतरित। इतना तो पता होगा। चट्टानें कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें 3 होती हैं। अब देखिए, आग्नेय चट्टान क्या होती है दोस्तों। तो आग्नेय चट्टान क्या होती है, जो हमारा लावा या मैग्मा से मिलकर जो चट्टानें बनी होती हैं, मतलब ज्वालामुखियों के फूटने से जो चट्टानें बनती हैं, उन चट्टानों को हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें। अगर आप लोग याद करना चाहें तो अग्नि से जो चट्टानें, अग्नि मतलब कहाँ, ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है वहाँ पर अग्नि होगा। तो जो चट्टानें अग्नि से बनती हैं उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और आग्नेय चट्टानों में आपकी चट्टानें क्या होती हैं, ये अग्नि से बनती हैं। और इसमें देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आता है कि काली मिट्टी कौन सी चट्टान से, काली मिट्टी जो है किससे बनती है, वो हमारा ज्वालामुखी या आग्नेय चट्टानों से बनती है। चलिए, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, ऐसी चट्टानें जिस पर एक परत के बाद दूसरा परत हमेशा जमता चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें। तो आग्नेय चट्टान आपको पता चल गया, अवसादी चट्टान आपको पता चल गया। अब रूपांतरित चट्टान क्या होता है। अब देखिए, अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानों पर जब ताप और दाब दे दिया जाता है, मतलब जब इन दोनों चट्टानों पर ताप या दाब दे दिया जाता है, तो इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। क्लियर हो गया। जैसे हमारा क्या होता है, बेसाल्ट। इससे आसानी से दूसरा हम बताते हैं, हमारा क्या होता है, कोयला। और ये हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट। अब देखिए, ग्रेफाइट। अब देखिए क्या हुआ, तो हमारा ये चट्टानें देखिए, एक हमारे चट्टानें अवसादी चट्टानें थी, ऐसे ऐसे जमी थी। उसके नीचे क्या हुआ, जब प्रेशर दिया गया तो ये कोयला को हमारा चेंज हो गया किसमें, जब ग्रेफाइट में चेंज होता है तो किसमें हो जाता है, हमारा रूपांतरित चट्टान हो जाता है। क्लियर हो गया। आग्नेय चट्टानें जो अग्नि मतलब जो ज्वालामुखी से निकलकर बनती हैं, रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टानें दोस्तों, जिस पर एक के बाद एक परत आकर के जमती रहती है, ये हमारी होती है। और जितने भी हमारे इसमें देखिए, अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जितने भी कोयला खनिज भंडार पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक। और रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, जब इन अवसादी चट्टानों पर क्या होता है, ताप और दबाव बढ़ जाता है, जैसे कोयला होता है, कोयला हीरे में जब परिवर्तित हो जाता है और संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो यही सब हमारी चट्टानें क्या होती हैं, रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, आपसे कहा गया है बैसाल्ट। तो बैसाल्ट कौन सी चट्टान होगी। तो देखिए, बैसाल्ट जो चट्टान है, ये चट्टान है हमारी आग्नेय शैल की। किसकी दोस्तों, आग्नेय शैल की चट्टान है। अब देखिए, अब ये आग्नेय शैल की चट्टान और ज्वालामुखी निकलने से बनती है दोस्तों। अब देखिए, ये क्या होता है, ये चट्टान जो होता है मैग्मा के पिघलने से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब इसका प्रयोग देखिए, बेसाल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बेसाल्ट का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि बेसाल्ट कौन सा चट्टान है, आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित चट्टान। तो आप क्या आंसर करेंगे कि बेसाल्ट हमारा कौन सा चट्टान है, हमारा आग्नेय चट्टान है। क्लियर हो गया।
चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। अब देखिए चूना पत्थर हमारा क्या हो जाएगा, ये अवसादी। स्लेट भी हमारा अवसादी चट्टान हो जाएगी। और देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या हो जाएगी, ये भी अवसादी चट्टान हो जाती है। ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट से हमारा बनाया जाता है क्या, देखिए सूरमा। क्या बनाया जाता है जानते हैं आप लोग, ग्रेफाइट से सूरमा बनाया जाता है, या हमारा पेंसिल का निब बनाया जाता है। और एक हमारा ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट की जगह पर अगर ग्रेनाइट दे देगा तो क्या होगा, ग्रेनाइट हमारा गुलाबी रंग का एक पत्थर होता है, ये बहुत कड़ा होता है और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है कहाँ पर, हमारा कड़ास में, इसे क्या कहते हैं, कड़ास। और इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चूना पत्थर जो होता है ये सब हमारे किसके देखा जाएगा, चूना पत्थर, ये सभी पत्थर, और ये हमारा संगमरमर, ये सभी जो हमारे होते हैं ये सब किसके होते हैं, ये हमारे रूपांतरित जो है शैल हैं उसी के एग्जाम्पल होते हैं। अब लेकिन संगमरमर दोस्तों क्या हो जाएगा, संगमरमर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टानों में क्या आते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब अवसादी में आ जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है। अब देखिए दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, तो दूषित जल से होती है हमारी टाइफाइड। क्या होती है दोस्तों, टाइफाइड। अब टाइफाइड बीमारी होती है, तो अब देखिए बीमारियां जो होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। कैसे कैसे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो क्या होती हैं, एक हमारी बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ। ठीक है, एक बीमारी होती है बैक्टीरिया। ठीक है, एक बीमारी होती है क्या, बैक्टीरिया से होती है। और एक बीमारी हमारी किससे होती है दोस्तों, वायरस से होती है, वायरस से, जैसे हमारा कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखिए जो बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, देखिए जो बीमारी प्रोटोजोआ से होती है उसका नाम क्या है, मलेरिया आपका होगा प्रोटोजोआ से होगा, पायरिया आपका होगा प्रोटोजोआ से होगा, स्लीपिंग सिकनेस आपकी होगी प्रोटोजोआ से होगी, डायरिया होगा प्रोटोजोआ से होगा, काला आजार होगा प्रोटोजोआ से होगा। क्लियर हो गया, फिर से बता रहे हैं, मलेरिया आपका बीमारी होगी प्रोटोजोआ से, डायरिया होगी पायरिया होगा प्रोटोजोआ से, स्लीपिंग सिकनेस या नींद की बीमारी हमारी होती है ये प्रोटोजोआ कमी से मतलब प्रोटोजोआ से होती है। और देखिए डायरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है। और इसके बाद हमारा काला आजार, इतनी सभी बीमारियां किससे होती हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ से होती हैं। तो इतने में से देखिए टाइफाइड तो नहीं मिला, तो हम बैक्टीरिया में देखते हैं कौन कौन बीमारी होती हैं। तो टिटनेस हमारा क्या होता है, किससे, बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड किससे होगा, बैक्टीरिया से। तो कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, टाइफाइड। और टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए बैक्टीरिया से और कौन बीमारी होगी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आते हैं टीबी। टीबी हमारा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है। प्लेग बैक्टीरिया से होता है। वूपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है। न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है। गोनेरिया एक बीमारी होती है जिसमें यूरिनरी पाथ जो मूत्र मार्ग होता है वहाँ पर बीमारी हो जाती है। ये किससे होता है हमारा, ये हमारा होता है बैक्टीरिया से। और सिफिलिस, दो बीमारी, गोनेरिया और सिफिलिस दोनों बीमारी जो होती है कहाँ पर होती है, ये बैक्टीरिया से होती है। और ये हमारा सेक्सुअल डिजीज माना जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। तो प्रोटोजोआ की बीमारी और बैक्टीरिया की बीमारी आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हमारा वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होते हैं। तो वायरस से देखिए होता है एड्स, वायरस से बीमारी होती है एड्स। और क्या होता है, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। इसके बाद हमारा मीजल्स होता है और हेपेटाइटिस होता है, जॉइंडिस होता है, रेबीज होता है। इतनी सभी बीमारियां किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एड्स। तो एड्स बीमारी किससे होता है, वायरस से होता है। एड्स को लिखते हैं दोस्तों AIDS। एक क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेगा। तो HIV का फुल फॉर्म आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी
वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। अब देखिए एड्स को टेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है, बताइए भैया आप लोग। एड्स को टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट, ELSIA एलिसा टेस्ट प्रयोग किया जाता है एड्स को टेस्ट करने के लिए। आप लोग जानते हैं एड्स के कैसे कैसे होता है, तो आप लोग इसके बारे में भली बात से जानते होंगे। टाइफाइड आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए एड्स जो बीमारी होती है वो किसको हार्मफुल करती है, ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र को ये हमारा क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिसको कहते हैं दोस्तों इम्यून सिस्टम, ठीक है। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और क्या होता है, एक से एक ना एक कोई छोटी सी बीमारी पकड़ लेगी और उससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखा जाए तो हमारा टाइफाइड का अगर देखा जाए वायरस, तो टाइफाइड में जो वायरस होता है, वायरस नहीं होता है दोस्तों, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया किसको प्रभावित, ये जो टाइफाइड होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, सबसे बड़ी बात तो आंत को प्रभावित करता है। किसको, आंत को प्रभावित करता है। और ये बैक्टीरिया जो है उसका नाम हमारा क्या, साल्मोनेला वायरस, साल्मोनेला टाइफिया है। इससे क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें तेज बुखार होगा और सिर दर्द होगा। एनीमिया आप लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है, फोलिक एसिड, अर्थात जब हमारे शरीर में लौह या खून की कमी हो जाती है। देखिए एनीमिया का मतलब क्या होता है, लौह मात्रा की कमी, लौह मात्रा की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है उसी को हम कहते हैं क्या, एनीमिया। अब देखिए टिटनेस के बारे में अभी हम बताए हैं, टिटनेस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और ये टिटनेस बीमारी हमारा क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है। और इसके लिए जो वायरस होता है दोस्तों, वायरस का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्या होती है, हाई फीवर होगा, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में इचिंग होगी और क्लोजिंग ऑफ जॉ ईटीसी, मतलब हमारे जबड़े बंद हो जाएंगे, ये सभी कंडीशन होती है। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या मोत्तर पर खींची है। अब देखिए 180 डिग्री मेरिडियन या मोत्तर पर खींची है, ऐसे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, ऐसे हमारा होता है मैप, हो गया, ये हमारा होता है मेरिडियन या मोत्तर 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को पूछा गया है 180 डिग्री मेरिडियन या मोत्तर, इसी रेखा का नाम क्या है, मेरिडियन या मोत्तर, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं। एक रेखा इधर से खींचा जाता है, इसको बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं 180 डिग्री मेरिडियन या मोत्तर या प्रधान अक्ष रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इस रेखा से क्या निर्धारण किया जाता है, डेट निर्धारण किया जाता है। तो तिथि का देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिथि का निर्धारण किससे किया जाता है, इस रेखा से, और इसी रेखा के दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, इस रेखा, ये रेखा दिख रही है, इसको बोलते हैं देशांतर। और इस देशांतर के इस साइड, अगर इस साइड की बात अगर किया जाएगा, इस साइड की बात किया जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्वी देशांतर। और इसको क्या बोलते हैं, हमारा पश्चिमी देशांतर। अच्छा ये बताइए आपका भारत जो है वो किस देशांतर में है, ठीक है, ये हमारा है, तो भारत किस देशांतर में बताइए। भारत देखिए ऐसे हमारा ये क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारा होती है मकर रेखा। देखिए कर्क रेखा कहाँ पर है, ये यहाँ पर कर्क रेखा है, ठीक है, और मकर रेखा कहाँ है, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, और ये हमारी क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। ये 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, और 23.5 सही 1/2 डिग्री होती है कर्क रेखा, और 23 सही 1/2 डिग्री होती है आपका मकर रेखा। ये हमारा देखिए, ये हमारा होता है नॉर्थ पोल, ये हमारा होता है साउथ पोल, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। अगर ये देखा जाए तो हो जाता है ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक। अब थोड़ा सा समझिए, आपको अगर पूछा जाए, इतना समझ में आया, कर्क रेखा कहाँ है, विषुवत रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा भारत के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं, भारत हमारा कहाँ पड़ता है।
ये आपका हो गया धरती, यहाँ पर आपका हो गया ये प्रधान एवं उत्तर रेखा जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ये लंदन से होते हुए जाती है दोस्तों। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, विषुवत रेखा होता है जिसको बोलते हैं हमारा भूमध्य रेखा। अब देखा जाए तो भारत हमारा इसी में आता है दोस्तों, यहाँ आता है भारत, ऐसे ऐसे भारत है हमारा, थोड़ा सा मैप सही नहीं बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा भारत पड़ता है। तो क्या होता है भारत, देखिए उत्तरी और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। और भारत का जो समय रेखा है, देखिए ये समय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो भारत का जो समय है वो हमारा होता है 82.5 अंश, 82.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखा जाता है ये हमारा भारत यहाँ पर है तो वो 82.5 डिग्री पर है। अब देखिए अगर पूछा जाता है एक चीज़ कि ये बताइए कितनी हमारे विषुवत रेखाएं होती हैं, अगर देखा जाए विषुवत रेखाएं कितनी होती हैं, तो एक रेखा इधर हो गई और ऐसे रेखा यहाँ खींची जाएगी तो इधर हमारा 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 रेखाएं इधर हो जाएंगी और ऐसे 90 रेखाएं हमारी इधर हो जाएंगी और एक रेखा इधर, तो 90 दूना 180 और एक 181। अगर पूछे आपसे कि एग्जाम में विषुवत रेखाएं कितनी होती हैं तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, 181। कितना लगाएंगे दोस्तों, 181। तो विषुवत रेखा कितनी होगी, मतलब ये रेखाएं कितनी होगी, यहाँ पर विषुवत रेखा कितनी होगी, 100। अच्छा इसको बोलते हैं दोस्तों विषुवत नहीं, अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अब देखिए जैसे यहाँ पर होता है हमारा ये बना है, देखिए पहले एक को पढ़ते हैं, ये हमारा अक्षांश हो गया, ये हमारा देखिए यहाँ पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है क्योंकि 90 अंश का कोण बनेगा, इधर 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो जाएंगी, 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो जाएंगी, तो 90 इधर हो जाएंगी और 90 इधर हो जाएंगी, कैसे आया। और एक हमारा विषुवत रेखा है जो उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आती है हमारा, 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाओं से क्या होता है, इससे दूरी ज्ञात किया जाता है, क्यों, कैसे, हमारा दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमारा जो 1 डिग्री होता है वो बराबर 111 किलोमीटर होता है दोस्तों, कितना होता है, 111 किलोमीटर। अब देखिए ऐसे जो लाइन खींचा जाएगा इससे दूरी निकालते हैं और जो देशांतर होता है मतलब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इससे निकालते हैं दूरी, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उससे निकालते हैं हम समय। तो ये आपको समझ में आएगा कितनी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181। अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देखिए देशांतर रेखा अगर देखा जाए ऐसे तो बताइए कितनी होंगी, कितनी होंगी बताइए, ऐसे ऐसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा टोटल, ये बताइए गेंद देखा जाए तो ऐसे ऐसे गेंद बनाएंगे एक एक अंश पर, कितने बनेंगे टोटल बनेंगे आपका 360। कितने बनेंगे दोस्तों, 360 बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगे। और इससे क्या निकाला जाता है हमारा समय, और उस दूसरा जो बताए हैं उससे क्या निकाला जाता है आपका दूरी। और देखा जाए तो जो हमारा इंडिया का टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट क्या होता है, ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा होता है। क्यों, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए ये हमारा क्या है, भारत का मैप है, ये हमारा देखिए यहाँ पर भारत है, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर भारत है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर सूर्य पहले आएगा कि यहाँ पर सूर्य पहले आएगा, सूर्य जहाँ पर पहले आएगा वहाँ पर हमारा सूर्योदय पहले होगा। तो इसीलिए ये हमारा भारत का समय क्या होता है, यहाँ से 5.5 घंटा आगे है। इसका निकालने का दोस्तों फार्मूला होता है, किसी दूसरे वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल से आपके साथ डिस्कशन कर देंगे दोस्तों। क्लियर होगा यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पूरा क्लियर हो गया, क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो कितनी होती है दोस्तों, 65 वर्ष, 65 वर्ष होती है। अब देखिए उच्च न्यायालय है तो इससे कुछ हमारे आर्टिकल हैं वो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय में जो होता है हमारा 124 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 124 के तहत क्या होता है, उच्च न्यायालय का किया जाता है क्या, गठन, ठीक। और आर्टिकल नंबर 131 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि मूल आरंभिक अधिकार उच्च न्यायालय के क्या है। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि न्यायिक पुनराविलोकन मीन्स क्या होता है कि जैसे
उच्च न्यायालय ने कोई न्याय दिया और उस पर वो दोबारा विचार कर सकता है, इसको कहते हैं हम न्यायिक पुनराविलोकन। और आर्टिकल नंबर 143, तो आप लोगों को हम राष्ट्रपति वाले में बताए थे कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, एडवाइस सलाह ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 4-5 आर्टिकल दोस्तों ये जो है इसको पढ़ लीजिएगा। 124 नंबर में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। आगे देखिए 131 के अंतर्गत क्या होगा, मूल आरंभिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं। 137 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, न्यायिक पुनराविलोकन, अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय सुनाती है और उसको लगता है कि ये न्याय हमारा सही नहीं था तो उसको अपने न्याय को वो बदल सकती है। और अनुच्छेद नंबर 143 जो है ये सभी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। क्लियर होगा यहाँ तक? चलिए ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? कौन से व्यक्ति सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखा जाए तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले अगर देखा जाए कौन थे, तो ये तीनों थे भैया, ये तीनों थे। इनको 1954 में मिला था भैया भारत रत्न। कब मिला था? 1954 में मिला था। और लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1987 में मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इनको मिला था कब? 1954 में मिला था तीनों लोगों को। लेकिन भैया अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो आप लोग ऑप्शन टिक क्या करेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। क्या करेंगे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब देखिए भारत रत्न के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो किसी भी एक्सेप्शनल मतलब कोई अच्छा कार्य किसी एरिया में करेंगे तो वहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, पत्ते की तरह ब्रोंज का एक पत्ता होता है, बना होता है, इसी तरह से उस पर लिखा रहता है आपका क्या? भारत रत्न दोस्तों। अच्छा ये बताइए कि भारत रत्न किस विदेशी व्यक्ति को सबसे पहली बार दिया गया था? बताइए दोस्तों, भारत रत्न किस विदेशी व्यक्ति को सबसे पहली बार दिया गया था? तो सबसे पहली बार दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों एक थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था, इनको नहीं दिया गया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं। खान गफ्फार को कब दिया गया था? 1987 में। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था दोस्तों, थोड़ा उल्टा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। सबसे पहले मरणोपरांत जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और विदेशी व्यक्ति जो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले हैं कौन है? उनका नाम क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब मिला था उनको? 1987 में मिला था। यहाँ तक क्लियर हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब? 1954 में मिला था, इनको 1966 में मिला था। और एक हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको विदेशी व्यक्ति थे, उनको मिला था 1987 में दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो हमारा क्या है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सभी तो भरी जाती है दोस्तों। मात्रा होती है ब्यूटेन की, इसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। प्रोपेन थोड़ा मोड़ा रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है। और मीथेन तो जानते हैं, इसको मार्स गैस कहते हैं। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। इसको हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? दलदली स्थानों से निकलती है, खेतों से निकलती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए जो हमारा गैस का रसोई में खाना बनने के लिए गैस आता है, गैस दोस्तों जो गैस आता है
उसमें भी ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है दोस्तों, ब्यूटेन की होती है। किसकी मात्रा होती है, ब्यूटेन, यही गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए ये ऐसी गैस है, ब्यूटेन प्रोपेन की दोनों की मात्रा होती है। अब देखिए ऐसी गैस होती है, ये गैस जो आपके रसोइये में आती है वो महकती नहीं है, लेकिन आप अगर गैस खोलेंगे तो वो गैस जो है गंध देने लगती है, गंध देने लगती है। तो इस गैस में हमारा एक चीज़ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिथाइल मरकैप्टा। तो पूछा जाता है कि रसोई वाले गैस में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे कि रसोई गैस में क्या होता है, एक तीखी सी गंध आती है, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल मरकैप्टा। क्लियर होगा दोस्तों यहाँ तक। तो सिगरेट में सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हों तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे तो जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।